वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस की पाठशाला। ये एपिसोड हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो हर कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट, जॉब वाला आदमी, बिजनेस वाला इंसान, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है कि स्टार्टअप्स को कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और कैसे उसको वो सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी अलग थिंकिंग रख के। आई एम तुषार कंसल फ्रॉम कंसल्टेंसी वेंचर्स। हमने 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और 750 इन्वेस्टर्स के साथ हमारा एसोसिएशन है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्टार्टअप्स फेस करती हैं वो क्या हैं? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में विद इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। हर कॉलेज में, हर कैंपस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल खुल चुकी हैं जो इन सब स्कीम्स का बेनिफिट उठा रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का, और इंडिपेंडेंटली कॉरपोरेट के साथ बहुत मिल के काम कर रही हैं। वर्ल्ड में 150 मिलियन स्टार्टअप्स हैं, 15 करोड़, और हर साल 50 मिलियन नई स्टार्टअप्स खड़ी हो जाती हैं, यानी कि करीब 5 करोड़। एवरेज अगर देखा जाए तो 1,37,000 स्टार्टअप्स ग्लोबली शुरू होती हैं हर दिन, और दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। तो ये एक मूवमेंट बन चुका है। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कितनी स्टार्टअप्स सरवाइव कर पाती हैं जो वायलेंट वेव्स ऑफ चेंज है। कभी कोविड आ गया, कभी यूएस बैंकिंग डाउन जा रही है, कभी सिलिकॉन वैली बैंक डाउन चला गया, कभी इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ने की वजह से जो बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से मनी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, फ़ॉरेन से मनी आना अचानक से कम हो गया, कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज हो गए। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आया, फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम हो गई, ऑयल की प्रॉब्लम हो गई, वीट की प्रॉब्लम हो गई, और महंगाई बढ़ने की वजह से कस्टमर नीड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, वांट्स पे कम फोकस कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम स्टार्टअप्स को हर टाइम फेस करनी पड़ती हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये इन्होंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है जो आज के स्टार्टअप्स की नेचर है। ये दिस इज़ अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट, और जो ये शिफ्ट है इट हैज़ चैलेंज्ड द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ दीज स्टार्टअप्स। चैलेंजेस हर तरफ हैं, और जो बिजनेसेस हैं और ख़ासकर जो स्टार्टअप्स हैं वो इन चैलेंजेस से बच के नहीं रह सकते। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ये स्टार्टअप्स फेस कर रही हैं? सबसे पहले कंपटीशन। आज एक कंपनी है जो अपना नाम इस्टेब्लिश करती है, कंटेंट राइटिंग फील्ड के अंदर है। अचानक से ओपन एआई जो यूएस की फाउंडेशन है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने एक नया एआई लॉन्च किया जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कंटेंट इंडस्ट्री को खा जाएगा क्योंकि वो फ्रेश कंटेंट क्रिएट करता है और कन्वर्सेशनल एआई है, यानी आप जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे उसी क्वेश्चन में आपको फ्रेश आंसर देगा। तो कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री अफेक्ट हो गई एक ही दिन के अंदर। अब उन्होंने GPT-4 लॉन्च किया है जो वीडियो फॉर्मेट्स को भी रीड कर सकता है। तो ये एक एग्जांपल है कि कंपटीशन किस तरह से बढ़ रहा है। दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जो कंपनीज़ हैं जिनके पास बहुत कैश है, उन्होंने कस्टमर को इतना पैम्पर कर दिया है। अगर आप अमेज़ॉन की बात देखो, आपके घर में टाइम पे पार्सल आता है, सिंगल क्लिक से आता है, पेमेंट सीमलेस है। अगर आपको रेटिंग देखनी है जिससे आपने परचेज़ किया है, कमेंट्स आप देख सकते हो, आप उसको रिटर्न कर सकते हो, आपको रिफ़ंड टाइम पे आता है। तो अगर प्रोडक्ट स्पेस में देखा जाए तो उसी को उसने बहुत डिसरप्ट कर दिया है। तो जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है दैट इज स्काई हाई। तीसरा, सही कैंडिडेट हायर करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप एक स्टार्टअप हैं, आप उसको जो बाकी कॉरपोरेट सेक्टर है उसके बराबर की सैलरीज तो दे नहीं सकते। अगर आप बराबर की सैलरीज नहीं दे सकते तो आप टैलेंट को खींच के कैसे लाओगे? फिर आपको ईसॉप देने पड़ेंगे, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयर्स देने पड़ेंगे। लेकिन वो शेयर्स से कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं? तो आपको चाहिए भी आपको बहुत सारा टैलेंट जो एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको आप कैसे खींचोगे? चौथा,
जो को फाउंडर्स होते हैं स्टार्टअप्स के, उनकी डिसीजन मेकिंग उनमें आपस में कई बार बनती नहीं है, और मेन बात ये होती है कि कौन लीड लेगा। डेजिग्नेशन हर चीज़ नहीं होती, जो टीम डायनामिक्स होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 5वां, कैश फ्लो मैनेजमेंट। इस चीज़ को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता हूँ एक स्टार्टअप के लिए, कि अगले 12 से 18 महीने का आपका जितना कैश बर्न है उतना कैश आपके पास है या नहीं। तो जो अच्छे टाइम्स होते हैं, जब इकोनॉमीज़ बहुत अच्छी चल रही होती हैं, हम अपनी सभी स्टार्टअप्स को ये कहते हैं कि आप उस टाइम पे फंड रेज ज़्यादा करो, ताकि जो बुरा वक्त है उस टाइम पर आपके पास इतना रनवे अवेलेबल हो, इतना कैश अवेलेबल हो कि आप उसको निकाल सको। उसके बाद अगर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है तो वो ये प्रॉब्लम एक आती है सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी। आजकल आपको देखा होगा, आपने मोबाइल पे रेगुलर कॉल्स आते हैं, आप लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एंड पीपल से ये हमारा नंबर इनके पास कहाँ से आता है। तो क्लियरली जो आपका डेटा है, जो फ़ोन कंपनीज़ के पास है, या फिर जहाँ पे भी आप अपना मोबाइल नंबर देते हो शॉपिंग करते समय, वो सारा जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। और जैसे इंटरनेट है वैसे ही एक डार्क वेब है, और वो जो डार्क वेब है वो सिर्फ जो कोडिंग वाले लोग हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आप बहुत न्यूज़ देखते होंगे कि मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा डार्क वेब पे बिक रहा है, उनके मोबाइल नंबर्स, वो करते क्या हैं, और उस वजह से साइबर सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक टेक कंपनी के लिए। और लास्टली जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कस्टमर का ट्रस्ट कैसे विन करना है। आज कस्टमर को आपने 2 बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, तीसरी बार गड़बड़ हो गई, तो कस्टमर की लॉयल्टी बहुत कम है आजकल, ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम है। आप किंगफिशर एयरलाइन को देखो, वो बहुत ही लग्जूरियस एक्सपीरियंस देते थे आपको, लेकिन जब किंगफिशर बंद हुई क्योंकि उन्होंने अपना कैश फ्लो मैनेज नहीं किया, लोन बहुत ले लिया जो वापस नहीं कर पाए, तो उसके बाद किंगफिशर ब्रांड अगर इतना लोगों को पसंद था तो वो बिकना चाहिए था, वो नहीं बिका क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी शिफ्ट हो गई दूसरी एयरलाइंस की तरफ, इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो स्टार्टअप्स को आ रहे हैं। नाउ ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो एक स्टार्टअप को रखनी चाहिए ताकि वो ये सारे चैलेंजेस पूरा करने के लिए सीड फंडिंग ले सके। तो सबसे पहले जो फाउंडर को चीज़ देखनी चाहिए, उसको अपना सेक्टर पता होना चाहिए कि मैं किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा हूँ, इसके जो डायनामिक्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, और उसका जो की है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डेवलपिंग अ थॉरो नॉलेज ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द सेक्टर, लाइक मार्केट साइज, प्राइसिंग, कस्टमर प्रोफाइल, कौन सा कस्टमर है जो आपसे सामान खरीदता है, एक्विजिशन चैनल्स, कस्टमर की जो मार्केटिंग फनल जिसे हम कहते हैं वो कैसे कस्टमर आप तक पहुंचेगा, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, आप कस्टमर तक कैसे अपने आप को दिखाओगे, पहुंचोगे, और स्टेटस ऑफ अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, और लास्ट जो आपको एम्प्लॉई बेस से स्किल्स चाहिए। तो इन सब चीज़ के बारे में और भी चीज़ें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में एक स्टार्टअप फाउंडर को नॉलेज डेवलप करने की ज़रूरत है। नाउ कौन से स्किल्स हैं जो एक स्टार्टअप फाउंडर के पास होने चाहिए? एक है पैशन अबाउट द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। अगर एक आप देखो अभी बाढ़ आई बैंगलोर में, यहाँ पे वेदर फिनोमिना बहुत चेंज हो रहा है, तो ऐसा बहुत फाउंडर्स हैं जिनको ये लगता है कि हमें क्लाइमेट की जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्टार्टअप फाउंडर कर सकता है, लेकिन उनकी कन्विक्शन कितनी है कि वो उस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन बनाए, और उस सोल्यूशन से ज़्यादा उसके पीछे एक बिज़नेस मॉडल बनाए। क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस मॉडल नहीं बनाओगे तो वो सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं होगा जिसके कैश फ्लो आए और वो अपने आप ग्रो करता जाए, नहीं तो वो ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और अगर वो ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो वो सही मायने में एक सस्टेनेबल बिजनेस उसको नहीं कह सकते, वो स्टार्टअप लंबे टाइम तक नहीं जाएगी। तो फाउंडर को जो नैरेटिव है उसके सेक्टर का, जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसको इनसाइड आउट पता होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है फ्यूचर में,
और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड फंडिंग के लिए, वो है स्टोरी टेलिंग। अगर आप भारत के पुराने ग्रंथ देखो, महाभारत, पंचतंत्र, वो सब केस स्टडी बेस्ड है। उन्होंने आपको स्टोरीज से सिखाया, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन से ही आपको सेंस ऑफ राइट रॉन्ग डिसीजन टेकिंग वो आता है। वही आजकल के 20 स्कूल्स में केस स्टडी बेस्ड अप्रोच है। तो अगर आप किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहते हो, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक पैशनेट फाउंडर जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बहुत पैशनेटली बात करता है, medium.com टाइप की जगहों पे ब्लॉग लिखता है, इवेंट्स पे जाता है, बताता है कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, लोगों को अवेयर कराता है। और अगर वो ये स्टोरी टेलिंग अप्रोच रखता है तो इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आती है, और गूगल पे भी उसकी प्रेजेंस बनती है फाउंडर की, और इन्वेस्टर्स और जितने स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, वो उसको ढूंढ सकते हैं गूगल के थ्रू। अब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया स्टार्टअप का। उसके बाद स्टार्टअप ने जो चीज़ बनाई उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एक ऐसा उन्होंने सैम्पल बनाया जिसको वो कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो इस टाइप से दिखेगी। तो जो इन्वेस्टर है उसको एक कंफर्ट मिलता है कि ही कैन सी द प्रोडक्ट, लेकिन उस टाइम तक रेवेन्यू नहीं शुरू होता। इट इज़ अ प्री रेवेन्यू स्टार्टअप, सो बहुत अनसर्टेनिटी होती है। तो फाउंडर हैज़ टू मूव टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट मार्केट फिट, और उस टाइम पे उसका चांसेस बढ़ जाते हैं सीड कैपिटल को लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन में से निकल के आते हैं कि फाउंडर्स ने क्या एक्शन लिया ताकि वो बेटर कस्टमर को अप्रोच कर पाए और बेटर इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर पाए। एक कंपनी हमारे पास आई थी जो उनके फाउंडर्स थे वो यूरोप में डायरेक्टर थे एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी के, और उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का एक्सपीरियंस था कि इसका जो फॉर्मुलेशन होता है, जो केमिकल होता है, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूरोपियन सर्टिफिकेशन एजेंसी इकोसर्ट से इसको अप्रूवल मिलता है, और कैसे हम उसको फिर कौन से मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास हम बनवा सकते हैं, और उसको हम फिर फाइनली कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या रिटेल चेन्स हैं जिनको हम बेच सकते हैं। तो उन्होंने यही किया। कंपनी ज़ीरो रेवेन्यू थी, तो उन्होंने 28 डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेटर्स लिए, और मिडल ईस्ट के लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेटर लिया दैट दे आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। और इकोसर्ट कॉस्मोस जो यूरोपियन सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वहाँ से भी पहले से ही लेटर लेके रखा कि ये प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसी तरह से एक BPO कंपनी, अब आप सोचोगे BPO एक बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन सच्चाई ये है कि BPO कंपनीज बॉटम ऑफ द पिरामिड पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, विमेन को देती हैं, जो कम स्कूलिंग या कम कॉलेज के एजुकेशन वाले लोग हैं उनको चांस देती हैं, और छोटे टाउन्स एंड सिटीज़ के लोगों को चांस देती हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उस कंपनी को एडवाइस किया कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो और अपना पूरा नैरेटिव बदलो, दैट यू आर एन इम्पैक्ट कंपनी जो सोशल सेक्टर में इतना कुछ कर रही है, विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ कर रही है, एनवायरनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, और नॉन ग्रेजुएट स्टाफ को ट्रेन करती है कंपनी एक्सपेंसेस में, और Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में से रिक्रूट करती है। तो हमने उस कंपनी को इम्पैक्ट बिजनेस की तरह प्रेजेंट किया। इसी तरह से एक फार्मास्यूटिकल रिटेल चेन थी जिनके बहुत ट्रेडिशनल आउटलेट्स थे। हमने उनको स्मार्ट CRM, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड स्मार्ट डेटाबेस मैनेजर, मेडिसिन्स लाने के लिए रोबोज, और उनके स्टोर्स को पूरा टेक इनेबल्ड कर दिया कि एक आदमी अगर केमिस्ट में आता है तो वो फेशियल रिकग्निशन से पता चल जाता है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री खुल जाती है कि इसको कौन सी बीमारियां रह चुकी हैं, कौन सी मेडिसिन्स ली हैं, ये रहता कहाँ पर है, उसको कौन कौन सी आप अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, और उसको हो सकता है मेडिसिन्स के अलावा प्राणायाम, योगा सर्विसेज की ज़रूरत हो, जिम सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो यू कैन टारगेट दैट कस्टमर। उसकी मेडिसिन रोबो लेके आएगा, तो वो पूरा जो
बिज़नेस था उसको ट्रेडिशनल से मॉडर्न बिजनेस में एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से एक और कंपनी का मैं आपको एग्जांपल दूं, एक प्रिक्योरमेंट कंसल्टिंग स्पेस की कंपनी, जिनको पता था कि एक होटल को क्या क्या प्रिक्योर करना होता है, उनको पूरी नॉलेज थी, पूरे उनको रेट्स पता थे, इंटरनेशनल, इंडियन, कौन कौन सी चीज़ें प्रिक्योरमेंट में यूज़ होती हैं हॉस्पिटैलिटी में। तो हमने उनको एडवाइस किया, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें डेटाबेस था प्रिक्योरमेंट इंडस्ट्री का, और उसमें एक ऐसा पैनल था जो सीधा होटल कंपनी के पास होता है, वो वहीं से सीधा ऑर्डर कर लेती है। और उसके साथ साथ हमने प्री अप्रूव्ड लोन्स के लिए NBFCs का भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का भी टाई अप करा दिया उनका। इसी तरह से एक क्लाउड किचन कंपनी थी जिनके 2 आउटलेट्स थे मुंबई में, फंड्स को उनको मुश्किल आ रही थी, तो उन्होंने अपने बिज़नेस को चेंज किया और उन्होंने कंटेनर बेस्ड रेस्टोरेंट्स इंडिया में पहली बार लेके आए। ये बहुत पॉपुलर है, जो कंटेनर शिपिंग में यूज़ होते हैं। जब वो रिटायर होते हैं कंटेनर्स, उनको रखने की जगह नहीं होती, तो वो सिटीज़ के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो ऐसी जगहों पे कंटेनर रख देती हैं और उसके अंदर रेस्टोरेंट्स या फिर कोई बिज़नेस या फिर कोई हाउसिंग अलाउ कर देती हैं। तो सेम चीज़ हमने उनको एडवाइस करी कि इंडिया में दे वर द फर्स्ट वन टू कम आउट विद कंटेनर बेस्ड रेस्टोरेंट्स। इसी तरह से एक कंपनी थी जिन्होंने मिड मील स्नैक्स बनाए थे। इंडियंस को खासकर 2 मील्स के बीच में स्नैक्स खाना बहुत पसंद है, तो वो बहुत अच्छी स्पेस थी जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे थे। तो हमने उनको ये एडवाइस किया, लुक एट हेल्थ कॉन्शियस स्नैक्स। इंडिया में 10 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, जिसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग वीट और राइस बहुत खाते हैं। ट्रेडिशनली मिलेट्स खाते थे जिससे डायबिटीज़ नहीं होता, बट किसी ना किसी पॉइंट पे वीट और राइस खाना शुरू कर दिया इंडियंस ने, और उसी तरह से एग्रीकल्चर वालों ने बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डायबिटीज़ 10 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ है। तो हमने उनको एडवाइस किया कि आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्नैक्स बनाओ, जो मिलते नहीं है मार्केट में। आज एक डायबिटिक पेशेंट रेस्टोरेंट में जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डायबिटीज़ के लिए कोई फ्रेंडली फूड खाए, और ख़ासकर स्नैक्स के अंदर कोई ऑप्शन नहीं। इसी तरह से एक एडटेक कंपनी थी जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज बनाए थे, शॉर्ट कोर्सेज थे। टर्नओवर 1 करोड़ से भी कम था, क्योंकि वो जाते थे, जो लोग सैलरी पे थे उनको कहते थे आप हमारा कोर्स लो, आपको बेटर करियर मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर नहीं था। अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ, वो कंपनी कह रही है कि आप मेरे से कोर्स ले लो, तो क्या गारंटी है कि मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमने उनको एडवाइस किया कि आप टाई अप कर लो एक जॉब पोर्टल के साथ, और उन्होंने इंडिया के लार्जेस्ट जॉब पोर्टल के साथ एग्रीमेंट साइन किया। 2500 रुपये का कोर्स, उसका रेट बढ़ा के कर दिया 8000 रुपये, और जो बीच का 8000 में से 4000 रुपये जॉब पोर्टल को मिलते थे, 4000 रुपये इस कंपनी को मिलते थे। तो उनको 2500 की जगह 4000 मिलने शुरू हो गए और जॉब पोर्टल की अर्निंग शुरू हो गई। जॉब पोर्टल ने एक कॉल सेंटर लगाया और लोगों को कन्विंस किया, हमारे पास जॉब्स हैं, अगर आपको ये जॉब्स चाहिए तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, ये आपके एडवांटेज की चीज़ है। और नेचुरली उनकी ट्रस्ट लेवल बहुत हाई था, लोगों को पता था कि इनके पोर्टल पे जॉब्स हैं। उस वजह से वो कंपनी आज के टाइम में 15 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर कर रही है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक एडटेक कंपनी थी जिन्होंने ट्रैफिक का उनको इशू आ रहा था अपनी वेबसाइट पे, तो हमने उनको बोला कि आप YouTube पे फोकस करो। अब आज मैं अगर आपसे पूछूं कि YouTube पर रोज़ कितने वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आप में से कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 1 करोड़, कोई कहेगा 50,000। रियलिटी है YouTube में रोज़ वर्ल्ड में 63 करोड़ वीडियोस अपलोड होते हैं। तो YouTube एक मार्केट ऐसी बन चुकी है जिससे आपको इतना ट्रैफिक मिल सकता है। और आप जो बड़ी एडटेक कंपनीज देखोगे इंडिया में, बायजूस, अनअकैडमी, ये सब YouTube से शुरू हुई, और इनके जो रॉकस्टार टीचर्स हैं जिनको करोड़ सैलरी मिलती है, ये सारे YouTube से क्रिएट हुए। इट इज़ कॉल्ड द YouTube क्रिएटर इकोनॉमी। तो हमने एडटेक कंपनी को ये एडवाइस किया कि YouTube ने
जितना वो पे आउट देते हैं ट्रैफिक के हिसाब से वीडियोस वालों के ऊपर, क्योंकि ऐड दिखाते हैं, वो बहुत कम कर दिया यूट्यूब ने। तो हमने ये बोला कि आप यूट्यूब के चैनल खरीद लो। किसी क्रिएटर ने एक चैनल बनाया है जिस पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको खरीद लो। तो वो चैनल उन्होंने खरीदने शुरू करे और उस चैनल पे ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे डाइवर्ट करना शुरू किया एंड इट बिकेम अ $multi-million बिजनेस। तो इसी तरह से कुछ ये एग्जांपल्स हैं कि आप भी अपनी स्टार्टअप को किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करके, मार्केट ट्रेंड यूज़ करके आप अपनी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हो। और एक टाइमिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टार्टअप फंडिंग रेज करने के लिए सही टाइम को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। टाइमिंग इन द सेंस कि आपकी स्टार्टअप किस स्टेज पर है। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्वेस्टर के लिए है कि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव्ड हो, रेवेन्यू पता है कहाँ से आएगा, टीम सेट है, प्रोडक्ट सेट है, सर्विस सेट है, चैनल सेट है, सेल्स का चैनल, उस टाइम पे प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद उस टाइम पे मैक्सिमम इन्वेस्टर 80% इन्वेस्टर आपको ऐसा मिलेगा जो उस टाइम पे आपको पैसा देगा मार्केटिंग के लिए। वो पैसा आप मार्केटिंग में डालो, कंपनी की सेल बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, इन्वेस्टर का रिटर्न बढ़ेगा। और इसलिए 80% इन्वेस्टर पोस्ट पीएमएफ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं। पोस्ट पीएमएफ मतलब पोस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब सारी चीज़ें सेट है, कंपनी को बस मार्केटिंग मनी चाहिए और वो मार्केटिंग मनी उसको इन्वेस्टर से मिल जाता है। आपको ऐसे वीसी फंड मिलेंगे जो कहते हैं 90% पैसा हमारा मार्केटिंग में लगाओ, और वो मार्केटिंग में पैसा जाता है, सेल स्टार्ट हो जाती हैं, सेल स्टार्ट होती है, कंपनी अगर अपनी कॉस्ट मैनेज कर रही है तो उसका प्रॉफिट अच्छा होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी होती है, तो इन्वेस्टर जो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टर को उसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है जो उसने पैसा लगाया था। तो आज हमने ये देखा कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टार्टअप्स को आती हैं, और कुछ हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे कि कैसे कैसे स्टार्टअप्स ने कुछ नया करके, कुछ फ्रेश थिंकिंग रख के, कुछ थिंकिंग बोरो करके उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया और सक्सेस की तरफ उन्होंने आगे बढ़े। तो आपको कोई भी स्टार्टअप अगर आपकी है या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिज़नेस में, तो उसके लिए आप कभी भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्रोच अस। मैं पर्सनली तुषार कंसल, यू कैन अप्रोच मी एज वेल ऑन कंसल्टेंसी वेंचर्स वेबसाइट और लिंक्डइन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, थैंक यू फॉर seeing the show. I hope you liked it. Have a good day.